1000 सीरीज में से डेली आपको 50 एमसीक्यूज आपको प्रतिदिन 3 बजे शाम को 3 पीएम को मिलेंगी। तो डेली आप इस सीरीज को देखिए और स्पेशल फॉर बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मैंने बताया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे प्रश्न आप थंबनेल में देख सकते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो दोस्तों बिहार की जो पेंटिंग विधा है मधुबनी है दोस्तों, जो शहर मधुबन में है, मधुबन जिला है एक, वहीं की मधुबनी पेंटिंग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, बिहार में धातु प्रशस्त्र युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों ये चिरांद जगह से मिले हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिरांद। प्रश्न संख्या 3 है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों बिहार में मौर्यकालीन जो अभिलेख हैं वो बहुत जगह से मिले हैं। बिहार में मौर्यकालीन, तो एक एक करके देखते हैं। लोरिया अरिराज में मिला है, लोरिया नंदनगढ़ में भी मिला है और रामपुरवा में भी मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा दोस्तों डी, डी राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता किसने लगाया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता किसने लगाया था? तो दोस्तों कनिंघम में लगाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनिंघम। पांचवा है, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में क्या खोज की? तो दोस्तों बिहार में उसके अतिरिक्त इन्होंने क्या क्या खोज किया दोस्तों? तो केसरिया स्तूप कनिंघम ने खोज की थी, लोरिया अरेराज का अशोक स्तंभ इन्होंने खोज की थी कनिंघम ने, और बसाड़ और अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल भी इन्होंने ही खोज की थी कनिंघम ने। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है? तो दोस्तों मौर्य अभिलेखों की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। छठा के बाद सातवां है, शियर उल मुताखरीन की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इस किताब की रचना जो की थी वे रचना करता है गुलाम हुसैन तबतबाई, नाम याद रखिएगा दोस्तों। तो ए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। आठवां है, मुल्ला बहबहानी कहाँ का यात्री था? तो दोस्तों मुल्ला बहबहानी जो यात्री था उस जगह का नाम था, उस देश का नाम था इराक। तो वह इराक का यात्री था जो भारत में आया था। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नवा है, बिहार में आदि मानव के उपस्थित के आरंभिक साक्ष्य किस युग में है? तो बिहार में जो आदि मानव की उपस्थिति किस युग में प्राप्त होता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जब हड़प्पा संस्कृति का अभ्युदय हुआ था उस समय आदि मानव का आरंभिक साक्ष्य बिहार में भी मिले थे। तो हड़प्पा के समय में भी मिले थे। तो ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों इस वीडियो का। आगे बढ़ते हैं, बिहार में चिरांद और चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों पूर्व प्रशस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा पूर्व प्रशस्तर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। बिहार, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? तो दोस्तों आर्यों का जो आगमन बिहार में हुआ था वह काल जो था उत्तर वैदिक काल था। प्रश्न का उत्तर हमेशा ही याद रखिएगा दोस्तों इसका कि राइट आंसर हो जाएगा सी उत्तर वैदिक काल। बिहार में आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अगले प्रश्न में आते हैं, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। क्या सहायक था दोस्तों? तो लोहे का जो उपयोग था वह सहायक था। यानी कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्य जब आए थे उनका मूल उद्देश्य लोहे का उपयोग था, उसकी वजह से ये आए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। 13 है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो दोस्तों मगध राज्य जो था वह उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। सबकी नजर मगध राज्य पर रहती थी। तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा।
34 है, निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? यानी अभी के वो जनपद अभी समावेशित हो गया है, तो वो जनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है, कहीं अदर जगह पर है, यानी कि वो क्षेत्र बिहार में नहीं आता है। तो जो वत्स जगह है जो दोस्तों, वह बिहार में नहीं आता, अभी वर्तमान में नहीं है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 15 है, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? तो दोस्तों यह चंपा जगह पर थी, उस समय का नाम था चंपा उस जगह का। तो ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं। दो चीजें ध्यान दीजिएगा, बिहार में अगर धार्मिक रूप से देखा जाए तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचुर अधिकता मिलती थी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो दोस्तों कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण गौतम बुद्ध को मिले थे, वह जगह है सारनाथ। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में अभी है, तो सारनाथ में मिले थे। तो डी आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। 17 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो दोस्तों उनका ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, जो बिहार में है। और हम लोग ये संदर्भ पढ़ रहे हैं बिहार जी के एमसीक्यूज बिहार के संदर्भ में। तो बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नांकित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो दोस्तों अगर देखा जाए तो महात्मा बुद्ध का कहाँ कहाँ स्थान रहा है, कहाँ कहाँ वो पसंद करते थे, तो बोध गया में उनका बहुत लगाव अधिक था, राजगीर में भी था और वैशाली में भी था। तो ये सभी जो ऑप्शन है राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध का संबंध इन सभी जगहों पर था। तो डी आंसर राइट होगा। 19 है, बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? बोध गया में महाबोधि मंदिर जो बनाया गया था दोस्तों, वह गौतम बुद्ध के स्नान किया था जहां पर, वहां बनाया गया है दोस्तों। ये हमेशा ही अधिकतर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं दोस्तों, कि जहां गौतम बुद्ध ने स्नान किया था वहीं पर महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया था बोध गया में, याद रखिएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इससे 3 प्रश्न बन रहे हैं कि किस जगह पर, तो बोध गया में। महाबोधि मंदिर कहाँ है? तो बोध गया में। और बोध गया में कौन सा मंदिर है? तो महाबोधि मंदिर। और महाबोधि मंदिर किस जगह पर बना है, यानी कि गौतम बुद्ध से क्या संबंध है? तो वो जहां स्नान किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 है, बोध गया के स्मारकों में कौन नहीं है दोस्तों? तो बोध गया के स्मारकों में कौन सा चीज नहीं है? तो हरिश्चंद्र मंदिर जो है दोस्तों, वो बोध गया के स्मारकों में नहीं गिना जाता है, हरिश्चंद्र मंदिर को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? तो दोस्तों पावापुरी स्थित कमल रूपी तालाब जो है वो जो जैन मंदिर का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है संबंध, जल मंदिर जो है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पावापुर में स्थित कमल रूपी तालाब जो है जल मंदिर, वह जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राजगीर में पर्यटकों के लिए क्या दर्शनीय जगह है, यानी कि क्या है? तो दोस्तों राजगीर में जो है वह जरासंध का अखाड़ा भी है, गिद्धकूट पर्वत भी है और मखदूम साहब का हुजरा भी है। तो ये सभी उत्तर हो जाएगा, ये सभी जगह राजगीर में पर्यटकों के लिए दार्शनिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। 23 है, गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों गया शहर जो है वो फ्लूग नदी के किनारे है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 24 है, बिहार के पटना में क्या स्थित नहीं है? दोस्तों इसमें क्या स्थित नहीं है? तो दोस्तों संजय गांधी जैविक उद्यान स्थित है, तारामंडल भी स्थित है और ईसाई गिरजा और पश्चिमी दरवाजा भी स्थित है। रोपवे नहीं है। तो दोस्तों इसमें नहीं पूछ रहा है क्या नहीं है, तो रोपवे नहीं है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में नहीं है? तो दोस्तों जो राजगीर में नहीं है उसको ढूंढना है, यानी कौन सा स्थल जो है राजगीर में नहीं है। तो दिया है दोस्तों, ये मलिक बया का मकबरा जो है वह राजगीर में नहीं है दोस्तों, राजगीर में नहीं है। क्या चीज? मलिक बया का मकबरा। तो याद रखिएगा दोस्तों,
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 25 का। मलिक बया का मकबरा राजगीर में नहीं है। 26 विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह राजगीर में स्थित है दोस्तों। विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। बहुत पर्यटन यहाँ पर देखने के लिए आते हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी। 27 है निम्नलिखित किस स्थान और नवप्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये उत्खनन में प्राप्त जो कौन सा स्थान है तो वह है चिरांद में दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा आपका चिरांद। चिरांद जगह पर अनेक अवशेष उत्खनन प्राप्त हुए हैं प्रशस्तर युग में, नवप्रशस्तर युग में। तो ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कहां से प्राप्त स्तंभों पर अशोक का कोई अभिलेख नहीं है? यानी कि कौन सा अभिलेख है जिस पर अशोक के स्तंभों का कोई जिक्र नहीं है दोस्तों? तो यह रामपुरवा में जो स्तंभ मिले थे उसमें अशोक के से संबंधित कोई भी जिक्र नहीं था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। जबकि सासाराम सहसराम दिया है, लेकिन ये सासाराम है। सहसराम नंदनगढ़ और अरेराज में, ये तीनों में अशोक के स्तंभों पर अवशेष मिले हैं, लेकिन ये सिद्ध होता है कि वहां ये अशोक से संबंधित थे। पर रामपुरवा में मिले हुए स्तंभ में अशोक से संबंधित कोई चीज नहीं दिखी। राइट आंसर ये हो जाएगा। 29 है गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो दोस्तों गोल घर का जो निर्माण हुआ था वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब थे। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 है पटना स्थित विश्वविख्यात खुदा बख्श लाइब्रेरी का स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों खुदा बख्श लाइब्रेरी जो है विश्वविख्यात लाइब्रेरी है और इसकी जो स्थापना जो है दोस्तों वह है 1991 में हुई थी। तो विश्वविख्यात देखिएगा दोस्तों खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1891 में हुई थी। 1891 में हुई थी दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1891। 31 है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? तो जो महावीर की मृत्यु जो हुई थी दोस्तों वह हुई थी पावापुरी में। पावापुरी में महावीर की जो मृत्यु हुई थी। और पावापुरी जगह जैन धर्म जो उसमें कहते हैं विशेषकर जैन धर्म वालों के लिए है, उस जगह का उल्लेख है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 32 है किस स्थान की सर्वप्रथम पहचान प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। नालंदा के जो किस स्थान की सर्वप्रथम पहचान प्रसिद्ध ने की थी? नालंदा की सर्वप्रथम पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम के नाम से है दोस्तों। तो राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं दोस्तों? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यह एक बार बिहार स्टेट में आ चुका है दोस्तों। ये कि शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? तो दोस्तों सासाराम को कहते हैं। यानी सासाराम जगह को प्रयोगशाला के रूप में, प्रशासनिक प्रयोगशाला, क्योंकि शेरशाह ने अपना सबसे अच्छा प्रयोग प्रशासनिक के रूप में सासाराम में ही किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 34 है बिहार में पर्यटन के विकास के लिए कौन सी कार्य की जाने वाली आवश्यकता है? तो दोस्तों अगर बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देना है तो बिहार की अच्छी छवि का निर्माण और प्रचार करना है, भौतिक अधिसंरचना में सुधार करना जरूरी है और बेहतर नागरिक सुविधाएं का विकास करना। ये तीनों जब जरूरत रहेगा दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों बोध गया राजगीर नालंदा टूरिस्ट सर्किट के विकास के लिए भारत सरकार ने कितनी राशि आवंटित की थी? तो दोस्तों जो राशि भारत सरकार ने आवंटित की थी वह है 1922.42 लाख। यह है आवंटित राशि जो पर्यटन टूरिस्ट सर्किट के विकास के लिए भारत सरकार ने राशि आवंटित की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 36 है गया शहर में पर्यटकों को क्या देखने के योग्य है? यानी कि गया शहर में जो पर्यटक है वो क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या है, तो उसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों गया में क्या क्या है आइए निर्धारित करते हैं। अक्षय वट वृक्ष है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी भी है और सूर्य मंदिर भी है। तो
तो उपयुक्त सभी जो चीजें हैं यह गया में मौजूद हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो ये सभी पर्यटकों के लिए देखने योग्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37, बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? तो दोस्तों बोध गया में सबसे अधिक तीर्थयात्री पूरे विश्व भर से आते हैं दोस्तों। खास करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पर बहुत है, अधिकता है और देखने योग्य भी है। तो तीर्थयात्री जो आते हैं मैक्सिमम बोध गया में ही आते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 38 है, किस शहर को तुर्कों ने अर्ज बिहार कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रश्न आने की संभावना है। आप याद रखिएगा कि तुर्कों ने अर्ज बिहार किस शहर को कहा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ स्थल को कहा था दोस्तों। यानी कि बिहार में जो एक जगह है बिहार शरीफ, वही जगह को तुर्कों ने अर्ज बिहार कहा था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। 39 है, नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम किसने पहचान की थी? प्रश्न अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है दोस्तों, तो ध्यान पूर्वक इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आपको समझ में आया, मैं 5 सेकंड के लिए रुकता हूं। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर डालिए, क्योंकि अभी अभी मैंने प्रश्न को हल किया इधर। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम किसने पहचान की थी? तो दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 40 रहेगा, पटना में स्थित पर्यटन स्थल कौन सा है? यानी इन सभी में से क्या क्या स्थल है जो पटना में स्थित है? तो पर्यटन स्थल के रूप में है, आइए देखते हैं। अगम कुआं है दोस्तों, सैफ का मस्जिद या मदरसा ये भी है, तख्त श्री हरिमंदिर ये भी है। तो उपयुक्त जो सभी हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जगह पर्यटन स्थल है। कहाँ? पटना में। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। 41 है, पटना सिटी के दीदारगंज मोहल्ला किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो दोस्तों पटना में जो दीदारगंज मोहल्ला जो है बहुत ही प्रसिद्ध था मौर्य काल में। याद रखिएगा दोस्तों, तो मौर्यकालीन मूर्ति कला यहाँ बहुत ही फेमस उस समय हुआ करती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ये सभी प्रश्न आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको हमेशा ही याद रखना है। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं बिहार से संबंधित। सीरीज 1 रहेगी दोस्तों, 50 जी के क्वेश्चन रहेंगे बिहार से संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं। 42 है, पटना नगर की पूर्वी सीमा पर स्थित मांस सलामी मोहल्ला किस लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों ऐसे प्रश्न हमेशा आएंगे। तो दोस्तों ये मांस सलामी जो एरिया था, मोहल्ला था, वह चुंगी के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। तो 42वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चुंगी, क्योंकि यहाँ पे मौर्यकाल में चुंगी के लिए ये प्रसिद्ध था, वहां चुंगी कलेक्ट किया जाता था दोस्तों। छोटे छोटे जितने भी नवाब वगैरह थे सब आके यहाँ पे आधिकारिक रूप से चुंगी जमा करते थे। 43 है, मंगल तालाब कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों 43 का ये उत्तर हो जाएगा, मंगल तालाब पटना मेन में है दोस्तों, मूल रूप से पटना में ही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, प्राचीन पाटलिपुत्र के खंडहर के रूप में प्रसिद्ध कुम्हार प्राचीन बिहार में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पटना में स्थित है दोस्तों, पटना में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, महागोविंद नामक वास्तुकार जो बिंबिसार के दरबार में था, उसने किसका निर्माण किया था? तो दोस्तों उसने राजगृह राजधानी का निर्माण किया था दोस्तों। ये उत्तर आपका राइट रहेगा, राजगृह राजधानी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक रूप से अगर देखा जाए तो मौर्य काल के जो इतिहास के सर्वाधिक जो साक्ष्य मौजूद है दोस्तों, वह कुम्हरार से प्राप्त किए गए हैं दोस्तों। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, उदंतपुरी बिहार का संस्थापक कौन था? यानी किस व्यक्ति ने उदंतपुरी का निर्माण करवाया था, यानी कि वहां फेमस करवाया था? तो दोस्तों धर्मपाल शासक का नाम है, वो संस्थापक था वहां का। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उदंतपुरी बिहार का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न में आते हैं दोस्तों,
अगला प्रश्न रहेगा आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस नगर के पास है? तो दोस्तों किस नगर के पास है? तो ये भागलपुर नगर के पास है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ए, भागलपुर के पास, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित निधि कौन सी है? यानी कि मूल्यवान वस्तु किस रूप में मानी जाती है जो पटना संग्रहालय में अभी मौजूद है? तो दोस्तों अभी जो पटना संग्रहालय में चर्चित जो निधि है, वस्तु है, कौन सी है? तो दोस्तों वह है दीदारगंज की चांवर धारणी यक्षिणी जो मूर्ति है, ये फेमस है। वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर यह दिखेगा आपको दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अंतिम प्रश्न रहेगा इस वीडियो का दोस्तों, पावापुरी किस धर्म से संबंधित स्थल है, संबंध स्थल है? तो दोस्तों पावापुरी जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। पीछे एक प्रश्न में थोड़ा सा मैंने जिक्र जरूर किया था। जैन धर्म से पावापुरी है और पावापुर में महावीर जी की, गौतम बुद्ध की, वो उनकी मृत्यु भी हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों ये सीरीज 1 थी और एक से लेकर के 1000 हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। 1000 प्रश्न, जिसमें से 50वां प्रश्न सीरीज 1 में रहेगा। एक एक करके प्रतिदिन 3 बजे 3 PM को यह वीडियो अपलोड होगी डेली, प्रतिदिन। अब वीडियो अपलोडिंग की टाइम भी देख लीजिए दोस्तों। डेली करंट अफेयर इस चैनल पर अपलोड होती है दोस्तों, जो 6 बजे सुबह में होती है। 3 बजे विषयवार जो होती है वीडियो, जैसे ये वीडियो है 3 बजे प्रतिदिन शाम को होगी। और 20, 30, 40 या 50 जीके एमसीक्यू रहेंगे 7:15 पे अपलोड होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ तक आए हैं उसके लिए शुक्रिया। यदि चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और आप इस वीडियो का लाभ उठा लो। बीपीएससी टीआरई 4 बहुत करीब है दोस्तों, नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, तो आप पूरे जोर शोर से पूरे तैयारी के साथ लग जाइए। चलिए मिलते हैं अगले सीरीज की या फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अच्छी पढ़ाई करें।